न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही करीब आ चुका है। हिंदी की पेपर आपके सबसे पहले हैं, तो इसका आज संपूर्ण हम तैयारी करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो संपूर्ण हिंदी की तैयारी आज के इस वीडियो में ही की जाएगी। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े उनसे कोई लेना देना नहीं है, खासकर आज का ये वीडियो आपको जरूर देख लेनी है। और जितना हम टॉपिक बता रहे हैं उन सभी को 100% आपको तैयार करके ही जाना है। और ये भी देख लीजिए क्या आपने इसको तैयार कर लिया है या नहीं किया है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे हिंदी का यूपी बोर्ड का ये हम पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं, कंप्लीट आपकी हिंदी का, ठीक है ना, जो कि 24 फरवरी से एग्जाम आपका होने वाला है। एक और बात मैं बता दूं कि देखिए 24 फरवरी से एग्जाम है, बट जो अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि बहुत जगह क्या होता है, एक जगह जो हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में 24 फरवरी जो हिंदी के एग्जाम होने वाला था वो अब 9 मार्च को ऐसे कुछ होगा, ठीक है ना। तो वो सभी जगह के लिए नहीं है, ओनली प्रयागराज के लिए है, वो भी आप पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रयागराज में कहाँ कहाँ है, ठीक है ना, तो ये सब पता कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए आप सभी ने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। दूसरी बात, आपने सभी ने हमारे लिए इतना दुआ किया, प्रार्थना किया, इसके लिए भी मैं दिल से शुक्रिया करूँगा। क्योंकि देखिए मेरे गर्दन में आपको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, अभी भी है, उतना नहीं, बट फिर भी आप सभी के दुआओं से बहुत ही अच्छा है। फिर भी जैसे कि मेरा सर है ना, इधर तो आराम से मुड़ जा रहा है, इधर मुड़ने में ना दिक्कत हो रही थी, बट अभी फिलहाल इतना आराम से हो पा रहा है, नहीं तो पूरा इस तरीके से करने में अभी दर्द हो रहा है। तो ये बातें थी। कल मैंने जब सुबह में पढ़ाया था तो बिल्कुल इधर हो ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा दर्द ना कि मतलब बता नहीं सकते। तो सुबह से मैं कल मतलब रात तक परेशान था, फिर भी रात को फिर से थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो अभी फिलहाल मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपकी कंप्लीट हिंदी की ही तैयारी करा दिया जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना हमारे लिए किया। चलिए जी, आपने इतना किया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके एग्जाम की और भी अच्छे तरीके से तैयारी आपकी कराई जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है आज रात संपूर्ण हिंदी की तैयारी होगी, 100 नंबर कंप्लीट कराएंगे क्लास 12th हिंदी का। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 तैयार कर लेना है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं, तो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए जी, दूसरा हमारा यहां पे आता है वाण भट्ट का आत्मकथा। वाण भट्ट का जो आत्मकथा है वो कहां का है, उपन्यास का है, ठीक है ना। वाण भट्ट का आत्मकथा उपन्यास का है। अब इसमें कोई भी समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, सभी को नोट डाउन कर लीजिए, जहां पे समझाने वाला आएगा मैं समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा गया प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना याद रखेंगे, मेरे विचार। जो मेरे विचार हैं ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की क्या है, हम कह सकते हैं रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कंकाल के लेखक है। कंकाल के, तितली के, झरना के, सबके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी तो हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा 5वां जो अंक क्वेश्चन आता है कि कल्पलता किस विधा की रचना है, तो याद रखेंगे कल्पलता है वो निबंध विधा की रचना है। तो आशा करता हूं सबसे पहले 5 आपको कंप्लीट हो गए, इनको बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे, तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है फिर से कि लहर की रचनाकार है। लहर किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है, याद रखेंगे। फिर से आता है कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है, तो वो कितना होती है, महाकाव्य कंबाइनी जो महाकाव्य है उसमें स्वर्गों की जो संख्या है वो कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। अगला हमारा आता है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना गया है, तो प्रयोगवाद का प्रतीक माना गया है अज्ञेय जी को। अज्ञेय मतलब सचितानंद इनका टोटल नाम है, सचितानंद, इस तरीके से, तो आप याद रखेंगे। गुनाहों का देवता कृति है, गुनाहों की जो देवता है ये किसकी कृति है जी, तो याद रखेंगे धर्मवीर भारतीय हैं, इनकी एक कृति है जिसका नाम है गुनाहों की देवता। और भी है बट गुनाहों की देवता क्या है, एक फेमस कृतियां हैं।
ठीक है ना। अगला आता है महादेवी वर्मा की रचना है। तो याद रखें स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की क्या है, रचनाएं हैं, या हम कह सकते हैं रचनाएं ना कह के कृतियां कहेंगे तो और बेटर रहेगा कि इनकी कृतियां कौन है, जो स्मृति की रेखाएं हैं। तो आशा करता हूं ये 10, अभी तक हमने 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा है जो कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं जी ये क्या हो गया भैया, काम नहीं कर रहा है क्या, ओहो लग रहा है कलर चूज कर लिया हमने यहाँ पे क्या, ठीक है अब काम करेगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा आता है सबसे पहली बार, ये जो हमारा आता है 10 नंबर का 10 मार्क्स का, आप देख लीजिए आराम से, आप सभी को ये याद कर लीजिएगा 10 नंबर का, जिनको याद है वो भी देखिए क्योंकि रिवीजन अच्छे तरीके से करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे 10 नंबर का हमारा एक इंपॉर्टेंट गद्यांश ये है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, गद्यांश है, इसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवलित हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या है, निर्मूल है, निराधार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारियां प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये एक पैराग्राफ दे दिया जी, इसके नीचे देख रहे हैं 5 क्वेश्चन दिया गया है, सभी को हल करना है। देखिए ये 2 नंबर, फिर से इससे 2 नंबर, फिर से इससे 2 नंबर, फिर से हमारा अंतिम वाले से ये चौथा 2 नंबर, ये देखिए अथवा में क्वेश्चन है ये 2 नंबर। पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए। चलिए सबसे पहले पाठ्य और लेखक का नाम पूछ रहा है, तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भूमि शब्द आ रहा है, देव शब्द आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीयता शब्द यहाँ पे आ गया, ठीक है। राष्ट्रीयता शब्द बहुत जगह आ रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यही बात हम लिखेंगे। सिंपल सा कहा गद्यांश का पाठ्य और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे पाठ्य का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख देंगे। चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उत्तर हमने लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश के पाठ्य और लेखक का नाम, तो यहाँ पे लिखा गया पाठ्य का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना। अब बीच में फिर से कॉमा देंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर से लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है, दूसरा यहाँ पे हमसे कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है ये आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से ये टोटल, यहाँ से ये रेखांकित अंश है जी, यहाँ से, ठीक है ना, ये टोटल यहाँ से, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये टोटल, मतलब पूरा नीचे से ये सब रेखांकित अंश ही है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, मतलब यहाँ से लेकर ये नीचे तक रेखांकित अंश है। इसके हम व्याख्या करते रहे। कह रहा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वही ने इनको लिखा है जी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार वो कहते हैं कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। मतलब यह पृथ्वी सभी के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए माता के समान है। माता मतलब जननी है, माता है। फिर से कह रहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा वो निर्मूल है। मतलब जो राष्ट्रीयता, जो व्यक्ति राष्ट्र के विकास में नहीं जुड़ा वो निर्मूल है, निराधार है, उसका कोई मूल्य नहीं है। फिर से कह रहा है राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होंगी, पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का परवलित मतलब अंकुर परवलित होगा। मतलब जितना ही राष्ट्र के साथ पृथ्वी, मतलब राष्ट्र के जो जन है वो सभी पृथ्वी के साथ जितना अधिक जुड़ेंगे उतना ही
और भी राष्ट्रीयता का विकास होगा, ठीक है ना, पृथ्वी का भी विकास, मतलब विकास का मतलब पृथ्वी भी अच्छा रहेगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यौपांत जानकारियां प्राप्त करना, इसलिए हमें पृथ्वी के सब कुछ जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी जानकारियां, तो उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या है, धर्म है। मतलब उसकी सुंदरता पहचाने, उसकी उपयोगिता पहचाने, उसकी महिमा पहचाने, ठीक है, ये सब पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो देखिए इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आसानी तरीके से, रेखांकित अंशों की, यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार जिस राष्ट्रीयता की संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार होती है। पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी तरह से परिचित रहें, ठीक है ना, परिचित रहें, ये आधा इधर से चल रहेगा, परिचित रहें तथा परिचित रहें, साथ ही उनके सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व को भी अधिक से अधिक जानकारी रखें। मतलब पृथ्वी की सब कुछ जानकारियां हमें रहनी चाहिए कि किससे उसको लाभ मिलेगा, किससे उसकी हानियां हैं, ये सब हमें पता होनी चाहिए। अगला तीसरा हमारा क्वेश्चन था, राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यही ना हमारा आवश्यक कर्तव्य है जी, कि भूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम जागरूक रहें, ठीक है, उसके विकास में हम काम दें, उसकी भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और आदि को पहचानने में हम जानने की मतलब हम जानना चाहिए। तो वही बात लिखा गया है, राष्ट्र की भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य यह है कि हम अपनी इस भूमि के सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें तथा किसी भी दशा में भूमि के रूप और एवं सौंदर्य आदि को नष्ट न होने दें। ये बातें यहाँ पर भी लिखा गया है, अगर आप देखना चाहें तो यही बातें आप यहाँ से भी छांट कर इसी में से लिखना है इसका उत्तर। राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि राष्ट्र के प्रति यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया ना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तीसरा का आंसर आप यहाँ से भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। देखिए समझ कर लिखेंगे ना, तो आप यहाँ से भी यहाँ तक लिखे तो भी 100% सही है, जो हमने लिखा है वो भी 100% सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छांट कर लिख सकते हैं। फिर से लिखा गया है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो यहाँ पे देखिए निर्मूल शब्द आया था ना, तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता को, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ये चौथा का आंसर हो जाएगा। तीसरा का हमारा मतलब चौथा का आंसर हो जाएगा। पांचवा कह रहा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्र के जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, सच्चे अर्थों में क्या है, तो यहाँ पे देखिए कहीं लिखा गया था समस्त, देखिए यहाँ पे लिखा गया यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। देखिए यहाँ से ही आप देखेंगे, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पांचवा का जब आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे पांचवा का, और चौथा का अगर आंसर लिखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बात है जी, इसी में से छांट कर यहाँ पे लिखना होता है। अब वही बात सेम टू सेम यही बातें हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सब आपको याद करना है, ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, टोटल सब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अगला हमारा दूसरा आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। दूसरा अब यहाँ पे हमारा आता है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे अब पद्यांश हमारा आ गया, अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मेरे प्यारे नवल जद कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से वो ना भेजो संदेशा, मैं रो रो का प्रिय विरह में बबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा भवेन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंदु कुंज मुंज मिलेगी, प्यारी छावा मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। तो ये है जी हमारा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये अंडरलाइन किया गया है, ये 2 लाइन, फर्स्ट ये 2 लाइन और फिर से ये 2 लाइन, ये रेखांकित अंश है। चलिए अब हम आपको समझा दे रहे हैं, सुना दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे प्यारी नवलजंत कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन वो ना भेजो संदेशा। इसका मतलब ये है कि जब कृष्ण जी हैं वो राधा जी को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय पर राधा जी कह रही हैं पवन से, जो पवन मतलब वायु से कह रही हैं कि हे पवन दूती के, ठीक है, हे पवन या हे पवन दूती के, मेरे मतलब यहाँ पर कह रहे हैं मेरे प्यारे नवलजत, नवलजत मतलब जो आसमान के समान जो सुंदर देखने वाले, या आसमान के समान आकाश के समान शांत दिखने वाले, और कंज से नेत्र वाले, और जिनका नेत्र क्या है कमल के समान है, वो जा आए ना मधुबन से वो ना भेजो संदेशा, वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक वहां से न भेजो संदेशा, कोई भी संदेशा नहीं भेजे हैं हमारे लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि हे पवन, जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी हैं, जिनका नेत्र जो है वो कमल के समान है, वो मथुरा चले गए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी संदेश भी नहीं भेजे हैं और ना ही वहां से आए हैं। ठीक है, फिर से कह रहे हैं मैं रो रो का प्रिय विरह में बबली हो रही हूँ, अब मैं उनके प्रेम में, उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। ये कह रहे हैं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तुम जाओ, अब मेरी दुख कथा, मेरी परेशानी, मेरे विरह को तुम जाकर श्री कृष्ण जी को सुना दो। फिर से यहाँ पे कह रही है जो ही मेरे भवेन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरा संदेश लेकर आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, तो कह रहे शोभा वाली सुखद किंतु कुंज मुंज मिलेगी, तो तुम्हें एक आनंद वाली, एक शोभा वाली सुख मिलेगा। ठीक है ना। फिर से कह रहे हैं प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, मतलब कह रही है कि जैसे ही तुम जाओगे तो तुमको थकान महसूस होगा आगे बहुत दूर चलने के बाद। ठीक है, तो थकान महसूस होगा, तब क्या करना, तो भी मेरे दुख लख वहां जा न विश्राम लेना, तब भी तुम विश्राम न लेना, जब तक मेरी दुख कथा को तुम सुना न दो तब तक विश्राम नहीं लेना, तुम चलते जाना। ये बातें कह रही हैं राधा जी कृष्ण जी से, पवन से कह रही हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहे उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, शीर्षक का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या में देखिए यहाँ पे कह रहा है राधिका पवन दूतिका से अपने दुख का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले प्रिय श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। समझ रहे हैं। तो ये कहाँ का उत्तर है, ये इसी का, ये जो ऊपर का 2 लाइन है इसी का रेखांकित अंश है। बट एक और इसमें रेखांकित अंश मैं आपको बता दूं, ये भी दिया गया था। ठीक है ना, ये भी लाइन दिया गया था रेखांकित अंश में। तो मैं आपको इसका भी, ये दिया गया था तो इसका तो हमने लिख दिया है वहां पे, इसका मैं बता दे रहा हूं। वो कह रही है राधा जी, मतलब राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिके, जैसे ही तुम मेरी संदेश लेकर श्री कृष्ण जी के पास जाओगे तो तुम्हें एक शोभा वाली सुख का अनुभव होगा। वही बात इसका होगा जी, तो वो लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला हमारे यहाँ पे कह रहे हैं पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो पवन से कौन संदेश भेजती है, राधा भेजती है कृष्ण जी के लिए। तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण जी को संदेश भेजा है, यही ना होगा जी, ये लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है।
मतलब श्री कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो यही ना कि यहाँ पे कह रहे हैं मेरे प्यारे नवलजत कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे प्यारे जो कृष्ण जी हैं, जिनका जो आसमान के समान, आकाश के समान शांत, और उनका जो नेत्र है वो कमल के समान है, ठीक है ना। तो यही तो उनका वर्णन किया गया है ना, तो यही लिख देंगे जी। फिर से राधा ने मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा का मनोदशा कैसी है, वो कृष्ण जी के विरह में, प्रेम में पागल हो रही हैं रो रो कर। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे जी। देखिए यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए देख लीजिए यहाँ पे अगला कह रहा है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राधा, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण जी को संदेश भेजा है, ठीक है। अगला, प्रस्तुत गद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। श्री कृष्ण आकाश के छाई नवीन मेघ, यहाँ पे मेघ रहेगा, मेघों के समान, यहाँ पे मेघो रहेगा, वेदो नहीं मेघों के समान स्वरूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। यही उनकी सुंदरता है जी, ठीक है। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा क्या हो रही है, राधा कृष्ण जी के विरह में, प्रेम में रो रो कर क्या हो रही है, पागल हो रही हैं। तो ये बातें लिखी गई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये 10 नंबर देखिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लिया, 10 नंबर का गद्यांश देख लिया, 10 नंबर का पद्यांश देख लिया। उसके बाद एक हम लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय देख लेंगे। तो 5 और 5 10 नंबर फिर से हमें यहाँ से मिल जाएंगे। 5 + 5 = 10, तो ये हमें मिल जाएंगे जी, समझ रहे हैं। तो 10 40 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। चलिए, तो लेखक का सबसे पहले यहाँ पे 3 हमने बताया है, तीनों करा भी दिए हैं बहुत बार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, या प्रोजी सुंदर रेड्डी भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हम एक आपको करा दे रहे हैं यहाँ पे, सभी को हमने करा दिया है, जरूर आप तैयार सभी को कीजिएगा। हम यहाँ पे करा दे रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो यहाँ पे जीवन परिचय आप लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, स्पष्ट लिखना है, आराम से लिखना है, साफ साफ लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, जीवन परिचय, फिर से साहित्यिक परिचय, फिर से इनका निबंध संग्रह मतलब रचनाएं या कृतियां हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखे हैं जी, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया। इसके बाद वो मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष बने। इसके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बताइए, आपको कुछ समझाने वाला है जी, नहीं ना, ये तो आप स्वयं भी आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना है। फिर से साहित्यिक परिचय में क्या लिखा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं के कई प्राचीन ग्रंथों का लेखन भी किया। अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, ठीक है ना। तो अग्रवाल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया है। तो ये आप साहित्यिक परिचय में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कृतियां, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कृतियां या रचनाएं हेडिंग डालेंगे, फिर से लिखेंगे इन्होंने पद्मावत की, यहाँ पर याद रखेंगे, इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और वाण भट्ट का हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये आप याद रखेंगे। निबंध संग्रह इनका कौन है, तो याद रखेंगे भारत की एकता है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृत है। फिर से यहाँ पे आलोचना क्या है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। तो ये 2 है जी। तो ऐसे ही आपको लिखना है, याद रखेंगे। हेडिंग ये मोस्टली सभी को अच्छे से हेडिंग ये डाल कर लिखेंगे, जिससे टीचर का यहाँ पर भी फोकस जाए कि हाँ सभी स्टूडेंटों ने लिखा है। ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, ये नहीं 2 पेज 3 पेज ऐसे नहीं लिखना है। इतना लिखिए बट साफ साफ सुंदर राइटिंग में लिखिए, आराम से लिखिएगा, ठीक है ना। घबरा कर एकदम नहीं लिख देना है,
राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा आप इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हमारे यहाँ पे आता है, देखिए कवि का यहाँ पे क्या है, कवि का हमारा मतलब कवियों में से कवि का, एक कवि का हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीनों में से कोई भी आप तैयार, मतलब तीनों तैयार कर लेना है आपको। मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, ये सब हमने करा भी दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी का हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रसाद जी का जन्म काशी, यहाँ पे कह रहा है काशी के प्रसिद्ध वैश्य, प्रसिद्ध यहाँ पे प्रसिद्ध रहेगा, प्रसिद्ध सुगंधित साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है ना, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इन्होंने, इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से हुई, परंतु अल्पांशु में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई। अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, सब समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं, और व्यवसाय तथा उनकी परिवार का समस्त उत्तरदायी मतलब जिम्मेदारी प्रसाद जी पर आ गई। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अनमोल रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किया तथा 48 वर्ष के अल्पांशु में ही 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो ये है जी जीवन परिचय, आप बेसिक लिखेंगे। फिर से आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि प्रसाद जी के काव्य में सौंदर्य और प्रेम के साथ साथ मानवतावादी दृष्टिकोण है। प्रसाद जी के कुल 67 रचनाओं में से हिंदी साहित्य में एक युग का निर्माण किया। प्रसाद जी की रचनाएं चिंताधार, कंबाइली और आंसू प्रसिद्ध क्या है, काव्यधारा है, प्रसिद्ध क्या है, काव्य है। तो ये आप इतना साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। फिर से कृतियां या रचनाएं में लिखेंगे, प्रसाद जी की एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। फिर से यहाँ पे दूसरा हेडिंग ये डालेंगे, काव्यधारा में चिंताधार, लहर, झरना, प्रेम प्रतीक है, आंसू है, कंबाइनी है आदि। फिर से दूसरा हेडिंग डालेंगे काव्य कृति। काव्य कृति में चंद्रगुप्त है, आजाद शत्रु है, राजश्री है, यहाँ पे विशाख है। इसके बाद तीसरे में आप उपन्यास, ये इसके नीचे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कंकाल, तितली, इरावत। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर का है। याद रखेंगे एक और बात, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखिए मैं सब एक एक करा रहा हूं, एक एक इसलिए करा रहा हूं, ये सब पहले से हमने सब कुछ करा दिया है आपको, बट फिर भी अंतिम समय में यदि कुछ नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ये जो स्टूडेंट वीडियो देख लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो उनका हिंदी का जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से जाएगा। एक अंतिम मौका है आपका कि कम से कम ये सब तैयार करके ही आप जाएं, ठीक है ना। अब कुछ ना आए तो मतलब सबसे पहली बात तो मुझे विश्वास है कि इसमें से आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, और अच्छा नंबर अगर आप ला सकते हैं, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम 100 में 100% ला देंगे, ऐसा नहीं है, बट हाँ फिर भी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनका अच्छा नंबर ला देंगे, अच्छा नंबर आएगा, वो अच्छे से एग्जाम देकर खुशी खुशी वापस आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर से हमारा यहाँ पे आता है कि स्वपठित खंड काव्य पे आधारित खंडों में से एक प्रश्न का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आता है रश्मि रति खंड काव्य का तीसरा स्वर्ग लिखिए। यहाँ पे खंड काव्य अब आ गया जी, यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा, 1 मिनट, वही तो मैं सोच रहा था। देखिए अगला हमारा जो आता है ना, यहाँ पे ये हमारा आता है छठा, जो 5 नंबर का, ये पंचलाइट। अभी तक हमने 40 नंबर का पढ़ लिया है, ठीक है ना। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 10 नंबर के जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय, 40 नंबर हो गए। 5 नंबर आता है पंचलाइट या बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए। तो मैं पंचलाइट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 3 आपको कहानी याद रखना है, पंचलाइट, बहादुर और लाठी, ये 3 आप तैयार कर लीजिएगा, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। एक हम यहाँ पे करा दे रहे हैं कि पंचलाइट, जो पंचलाइट है रेणु जी द्वारा अचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिससे वह पंचलाइट कहते हैं।
पंचलाइट को वो सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तुएं समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो गए तथा सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ करने का प्रबंध करो। तब सभी उत्साहित थे, परंतु एक समस्या थी कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। इस टोली में गोधन नाम का एक युवा रहता था जो पंचलाइट को जलाना जानता था, परंतु उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि वह गुलरी काकी के बेटी से क्या करता था, प्रेम करता था और उसे सलीमा का गाना सुनाता था, इसलिए उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। तब अंत में सरदार ने गोधन को बुलाया और उसे आदेश दिया पंचलाइट को जलाने को। तब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, जिससे प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन से कहा, जा तेरे साथ खून माफ, अब तू खूब गा सलीमा का गाना। और गुलरी काकी ने प्रसन्न होकर गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो ये है जी, इसको आपको लिखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये कहानी है ना, ये बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है जिसका नाम है महत्व टोली। उस गांव का मतलब टोली का नाम है। तो महत्व टोली में क्या है, अशिक्षित लोग रहते थे, बिना पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उनको क्या होता है, वो जब रामनवमी के मेले में जाते हैं तो वहाँ से वो पेट्रोमिक्स खरीदते हैं। जैसे कि नहीं कहते हैं हम, जैसे कि आज से 10 साल 20 साल पहले चले जाएंगे, 10 साल 15 साल, तो हम लोग पढ़ने के लिए आज से 15 साल पहले जब हम इतने छोटे 1 में या यूकेजी में ऐसे पढ़ रहे होंगे, तो हम क्या करते थे, पढ़ने के लिए उस समय पर लाइट नहीं थी, तो हम जो कह सकते हैं कि दिए हम जलाकर और पढ़ाई करते थे। तो उसी में का एक आता था, एक फ्रेम में पैक करके, तो उसी को पंच लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो वही पंच लाइट है जी। तो उसी को रामनवमी के मेले से खरीद के लाते हैं। और उस समय पर वो पेट्रोमिक्स कोई देखा नहीं होता है, तो सभी गांव के औरतें, मर्द, छोटे बालक सब इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं और सोचते हैं कि आज शाम होगी तो ये जलाया जाएगा, तो प्रकाश आएगा, उजाला होगा और सब देखेंगे। तो सभी गांव के लोग बहुत ही प्रसन्न थे। बट एक समस्या आई कि पंचलाइट को किसी को जलाना आता ही नहीं था। पंचलाइट को जलाएगा कौन? तो एक जो व्यक्ति था वो जला सकता था, जिसका नाम था गोधन, परंतु उसके गांव से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि गुलरी काकी की एक लड़की थी, उससे वो प्रेम करता था और सलीमा का गाना सुनाता था। तो गुलरी काकी जो है, लड़की की माता जी, वो सरदार से क्या कर देती है, शिकायत कर देती हैं, जिससे वो क्या होता है, सरदार ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तो फिर से अंत में क्या होता है, जब कोई भी मार्ग नहीं दिखता है तो सरदार फिर से गोधन को बुलाते हैं कि बाबू आओ और जला दो, ठीक है ना। तो वो आता है तो पंचलाइट को जलाता है। तो जलाने के बाद सभी गांव के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सरदार भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सरदार कहते हैं गोधन से कि जा तेरे साथ खून माफ, अब तू खूब गा सलीमा का गाना। और गुलरी काकी भी प्रसन्न होकर उसे भोजन के लिए अपने घर में ही आमंत्रित करती हैं। तो ये बातें हो गई जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, यही सेम टू सेम यहीं पे ये लिखा गया है। एक पढ़ेंगे एक बार तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आता है खंड काव्य। अब प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अलग अलग, मतलब मुझे लगता है ना कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे रश्मि रथी 7 है, 7 खंड काव्य है ना, 7 से 8 खंड काव्य है। तो 7 खंड काव्यों में से 7 खंड काव्य है। अब उसमें से आपके ज़िले में कौन पूछा जाता है ये आप पता कर लीजिएगा। जितने भी देवरिया के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा वो रश्मि रथी खंड काव्य तैयार करेंगे। देवरिया के स्टूडेंट रश्मि रथी खंड काव्य तैयार करेंगे, ठीक है ना। आप भी अपने टीचर से या दोस्त हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि खंड काव्य हमारे ज़िले में कौन सा पूछा जाता है, वो तैयार करेंगे। जो भी स्टूडेंट देवरिया से हैं वो रश्मि रथी तैयार करेंगे। और अदर भी बहुत सारे जिलों में रश्मि रथी लगता है, तो जिनको लग रहा होगा वो तैयार ये कर लेंगे। रश्मि रथी का तीसरा स्वर्ग है कृष्ण संदेश, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कौरव को द्यूत में हराने के कारण पांडव को 12 वर्ष का वनवास। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कौरव ने द्यूत में हरा दिया था पांडव को, तो कौरव से द्यूत में हारने के बाद पांडव को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडव की ओर से श्री कृष्ण कौरव से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं।
श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर मतलब दुख में पीड़ित होकर कहता, व्यंग पूर्वक पूछता है कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था कि जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। ठीक है ना। जाति के नाम पर उसको बहुत ज्यादा कर्ण जी को अपमानित किया था, कर्ण को। ठीक है ना। तो उस समय पर कृष्ण जी भी वहां पे अवेलेबल थे और उन्होंने कोई भी बात वहां पे नहीं किया था जब अपमान किया जा रहा था। और जब युद्ध आया तो कृष्ण जी समझाने आते हैं तो वही कहते हैं कर्ण कि अभी आपको याद आ रहा है उस समय पर कहाँ पर थे आप, उस समय पर तो आपने कुछ नहीं बोला। फिर से कहते हैं मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया है, मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। ठीक है ना। मतलब दुर्योधन के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे कर्ण, और कर्ण ही नहीं दुर्योधन भी कर्ण के प्रति भी निष्ठावान थे। फिर भी आप मेरे जन्म के रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देगा और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। ठीक है ना। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण चला जाता है। इसी सर्ग की कथा से जहां हम श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने का विशिष्टता दृष्टि गोचर होती है, वही कर्ण के अंदर अपने सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से ये आप लिख देंगे जी। टोटल महाभारत है जी, टोटल महाभारत है। जिनको महाभारत याद है वो सब अच्छे से लिख सकते हैं। रश्मि रथी में मेन जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो है कर्ण का। तो कर्ण के बारे में जो जानते हैं वो अच्छी बातें, नहीं जानते हैं तो एक बार यूट्यूब पे लिखेंगे कर्ण का चरित्र चित्रण, ऐसे लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा। आपको एक ऑडियो मिलेगा, बहुत सारे ऑडियो को सुन लेंगे ना, याद हो जाएगा। उसी ऑडियो को आपको सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ अंतिम में, जिन विद्यार्थियों को खंड काव्य आता है और मान लेते हैं खंड काव्य आ गया और उनको कुछ याद नहीं है, तो रश्मि रथी चुपचाप लिख दीजिएगा। छोड़ने से अच्छा है कि आप रश्मि रथी ही लिख दें। कोई भी खंड काव्य जो आपको याद हो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो याद समझ में आ रहा है ना, छोड़ना नहीं है, कोई ना कोई खंड काव्य आपको लिख देना है, इससे परेशान आप ना होइएगा। यहाँ पे कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित लिखिए। 7 नंबर में पूछा जाता है। अभी तक हमने 50 नंबर का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा 7 नंबर आता है संस्कृत गद्यांश। ये संस्कृत गद्यांश क्या है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भाषा भारवी भवभूतस्यो महाकाव्य स्वकिन्ने ग्रंथ रत्ने यादापि पाठिका में हृदय विराजयन्ते इम भाषास्माभि मात्र सम्माननीय वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरव अखंडत्व संस्कृत के मच्छुअ संस्कृत नेव सुरक्षितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्त्री। तो ये एक पैराग्राफ है जी, सिंपल सा है। इसमें हमें 2 चीजें कहता है, संदर्भ और अनुवाद। तो ये याद रखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित यहाँ पे होना चाहिए, संकलित, संस्कृत भाग से संस्कृत भाग से संकलित संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ्य से लिया गया है। इतना ही आप लिखेंगे। अब अनुवाद में आपको बता रहा हूं, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृत साहित्य, मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य मतलब और भी
भास, भारवीय, भवभक्ति यादो मतलब भवभती आदि, महाकाव्य, स्वकिन्न मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, ग्रंथ रत्ने मतलब ग्रंथ रत्नों के द्वारा, अदापि मतलब यदापि मतलब होता है, अदापि मतलब होता है आज भी, पाठकाना हृदय विराजन्ते आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। मतलब संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि है वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भी भास, भारवी, भवभती आदि महाकाव्य अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजयन्ते मतलब विराजमान है। फिर से कह रहा है इम भाषा मतलब यह भाषा अस्माभि मात्र सम्माननीय और वंदनीय मतलब यह भाषा हमारी माता के समान, क्या है, मातसम मतलब माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता मतलब भारत मातु मतलब हमारी जो भारत माता है उसकी स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्व मतलब अखंडता, संस्कृत के मचो मतलब संस्कृति की एकता, संस्कृत न्यो मतलब संस्कृत के द्वारा सुरक्षितु शक्यन्ते मतलब सुरक्षित की जा सकती है। मतलब हमारी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत के द्वारा, ठीक है ना, संस्कृति की एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। मतलब इन संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतमा श्रेष्ठा चाष्टि मतलब यह संस्कृत भाषा सर्वासु मतलब सभी भाषाओं में, सर्वासु मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन है और श्रेष्ठ चाष्टि और श्रेष्ठ है। मतलब संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन भी है और श्रेष्ठ भी है। यहाँ पे अब लिखा गया अनुवाद, देखिए इसी बात को लिखा गया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभती आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, ठीक है ना, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं से सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो ये बातें हो गई जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद कर लीजिएगा। सात नंबर आपको मिलेंगे यहाँ से। अगला हमारा आता है यहाँ पे श्लोक, तो एक इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं। भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्य दिव्गाण भारतीय तस्या ही मधुर काव्य अतस्मादीप सुभाषितम। इसका संदर्भ लिख लेंगे। यह पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ्य से लिया गया है, अवतरित किया गया है, लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है भाषासु मुख्यम मधुर, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या दिव्गाण भारती मतलब भाषासु मतलब भाषाओं में मुख्य है, प्रधान है, मधुर है, दिव्य है, दिव्गाण भारती मतलब संस्कृत भाषा है। मतलब भाषाओं में संस्कृत भाषा है वो सबसे प्रधान है, मधुर है और दिव्य है। और तस्या ही मधुर काव्य और उससे भी अधिक उसके मधुर काव्य हैं। और तस्मादीप सुभाषितम और उससे भी अधिक क्या है, उसके सुभाषितम है, सुंदर वचन है। तो यही बात लिखा गया है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक भाषा है, ठीक है ना। यहाँ पे दिव्य मतलब अलौकिक भाषा है, उससे अधिक मधुर उसके काव्य हैं और काव्य से भी अधिक मधुर उसके क्या है, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा आता है फिर से, अब देखिए यहाँ पे वो भी 7 नंबर का था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से हमारा 9 नंबर एक क्वेश्चन आता है। हास्य रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित उदाहरण आपको पूरा बताना है। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार को बताना है। दोहा छंद या चौपाई छंद में से लक्षण और उपयोग दोनों मतलब परिभाषा उदाहरण बताना है। देखिए ये हास्य रस और श्रृंगार रस दोनों आप तैयार कर लीजिए। यमक अलंकार रूपक अलंकार में दोनों तैयार कर लीजिएगा और दोहा छंद और चौपाई छंद दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। एक एक लिखना है बट दोनों आप तैयार कीजिएगा। चलिए हम दोनों आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये बहुत बार हमने कराया है बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है समझिएगा।
श्रृंगार रस का मतलब क्या है समझिएगा। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा सहचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये आप याद कर लेंगे कि रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और सहचारी भाव के संयोग से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे उदाहरण आपको याद रखेंगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भवन को हंस देन कहीं न जाए। मतलब ये श्रृंगार रस की एक सिंपल सा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। मतलब जब कृष्ण जी अपने बांसुरी बजाते थे और उसमें मगन रहते थे तो राधा जी गुस्सा होती थी कि मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो राधा जी क्या कर लेती थी, कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लेती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बांसुरी से कृष्ण जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब जानती थी कि कृष्ण जी को लालच है अपने बांसुरी से, तो इसलिए वो मुरली को क्या कर लेती थी, बांसुरी को चुरा लेती रही राधा जी। फिर से करे साह करे भवन को हंस दिन कहीं न जाए। और जैसे ही कृष्ण जी मांगते थे तो पहले तो राधा जी ऐसे देती थी और जैसे ही पकड़ने वाले होते तो फिर से खींच लेती थी। साह करे भवन को और हंस देन कहीं न जाए, और हंसने लगती थी, मुस्कुराने लगती थी, ऐसे वो मजाक करती थी। ये बातें हो गई जी। अगला हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस में याद रखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो क्या होता है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए हास्य रस का उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा है, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। पापड़ को सोचिए, महावीर भी हूँ और पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ, और गुस्सा आएगा तो क्या मोड़ेंगे, कागज को मोड़ सकता हूँ। ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है रूपक अलंकार। अब हम देखिए, अभी तक हमने रस समझा, अब अलंकार देख लेते हैं। दो अलंकार देखेंगे, रूपक और यमक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, यह उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप मान लेंगे ना तो उसे रूपक अलंकार कहेंगे। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, ठीक है ना, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। मतलब हम कह सकते हैं सीता चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता की हम तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से, तो सीता क्या हो जाएंगे, जिसकी तुलना की जाए। तो सीता की तुलना की जा रही है तो उपमेय हो जाएंगी सीता, और किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान हो जाएगा। तो जब हम सीता और चंद्रमा मतलब उपमेय और उपमान को एक रूप ही मान लिया जाता है तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखिए, हमने दो उदाहरण यहाँ पे लिखा है सिंपल सा, कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, ठीक है ना, मन सागर सा लहराए। मुख मतलब चंद्रमा सा देखकर, तुम्हारा मुख जो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा जैसा है, उसको देखकर मेरा मन है वो सागर जैसा लहरा रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है ना, सिंपल सा तो है, ये जो चरण है वो कमल के समान है, ठीक है, कमल के समान क्या, कमल ही है, ऐसे वो यहाँ पे माना गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, दोनों लिख लीजिएगा। एक लिख देंगे तो भी काम कंप्लीट होगा, बट दोनों लिखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। यमक अलंकार में लिखेंगे, जब किसी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द का बार बार आवृत्ति हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कोई भी काव्य है उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होना तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, तू मोहन की उर्वशी हो, उर्वशी समान। देखिए यहाँ पे उर्वशी हो, उर्वशी समान, तो उर्वशी यहाँ पे भी व रहेगा, ब यहाँ पे लिख दिया व रहेगा, तो उर्वशी, तुम मोहन की उर्वशी हो, उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी जो है ना वो सुंदरता है, यहाँ पे उर्वशी क्या है, उर्वशी समान। उर्वशी एक अप्सरा भी है तो वो है जी। यहाँ पे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 बेर खाती थी, तो यहाँ पे बेर टाइम है और यहाँ पे बेर क्या है, एक फल है, ठीक है ना, बेर एक फल भी होता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, यहाँ पे घटा क्या है, यहाँ पे काली घटा का मतलब यहाँ पे घटा का मतलब काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब जो काला जो आकाश होता है, ठीक है ना, तो वो है यहाँ पे। और घटा यहाँ पे घमंड घटा का मतलब डाउनफॉल है, ये है जी। तो यहाँ पे देखिए घटा घटा 2 शब्द आया है, तो जब
कोई भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक शब्द का बार बार प्रयोग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। स्क्रीनशॉट। अंतिम हमारा फिर से एक और आता है, अब देख लेते हैं जो हमारा दोहा में, दोहा एक क्या है, अर्धसममात्रिक, दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले में 13 मात्राएं और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। समझ गए होंगे ना। यही बात लिखा गया, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लयन सीता सहित हृदय बाहसु सूर भूप। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ये मात्रा तो आपको सभी को लगाना आता ही होगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 1 1 1 1। तो इस तरीके से सब मात्रा आप लगा लेंगे, ठीक है ना। ये अगर नहीं लगाना आता ना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिखिएगा रस छंद अलंकार ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो मिलेगा। तो वहाँ पे हमने मात्रा कैसे लगाया जाता है, जब दोहा हमने उसमें पढ़ाया है तो हमने आपको बताया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अंतिम हमारा यहाँ पे एक आता है जो है 6 नंबर का लेटर। 2 लेटर आप कम से कम ये तैयार कर लीजिएगा। अपने गांव या शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास पत्र, बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र, ये 2 आप तैयार करेंगे। देखिए एक हम यहाँ पे करा दे रहे हैं, वो हमने क्या यहाँ पे कराएंगे जी, देख लीजिए। यहाँ पे हम सफाई हेतु करा दे रहे हैं, ठीक है ना, सफाई हेतु। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि शहर की सफाई हेतु उच्च अधिकारी के पास संक्षिप्त पत्र। दिनांक आप सबसे पहले आप लिख लेंगे, जो भी आपका दिनांक है उस टाइप से लिख देंगे। हमने 27 दिसंबर 2024 ऐसे लिख दिया है। प्रति यहाँ पे सेवा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रति की जगह पर। फिर से लिखेंगे नगर निगम आयुक्त तो नगर निगम कार्यालय। फिर से शहर का आपका नाम जो है, यहाँ पे शहर के नाम आप पूरा लिखेंगे। फिर से विषय लिखेंगे शहर की सफाई हेतु, सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए अनुरोध। फिर से महोदय या महोदया लिखेंगे। फिर से लिखेंगे सबने निवेदन कि हमारे शहर की सफाई व्यवस्था अत्यंत दैनिक हो गई है। सड़क, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फैला हुआ है, जिससे गंदगी और संक्रमण बीमारियां फैलने की क्या है, खतरा बनी हुई है। ठीक है, कृपया इस ओर शीघ्र ध्यान दें और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा सफाई कार्यों की नियमित रूप से सुनिश्चित करने का कृपा करें। आपकी सहायता के लिए हम आभारी होंगे। ठीक है ना, धन्यवाद। इतना आप लिख देंगे, सिंपल सा उपयोग किया गया है। सादर फिर से अपना नाम, अपना पता, संपर्क नंबर लिख देंगे। देखिए आप ऐसे एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, बट अगर रियलिटी में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपना नाम टोटल लिखिएगा, पता लिखिएगा, संपर्क नंबर। बट बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है ना। बस सिंपल सा जैसे हमने ये लिखा है ना, ऐसे लिख दीजिएगा। समझ रहे होंगे, 6 नंबर का है। स्क्रीनशॉट। अगला एक हम इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, जीवन जो हमारा एक निबंध यहाँ पे दिया गया है, तो निबंध में आप याद कर लीजिएगा पर्यावरण। देखिए पर्यावरण प्रदूषण पे तैयार कर लीजिएगा, बेरोजगारी पे तैयार कर लीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि पर, महिला सशक्तिकरण पे तैयार कर लीजिएगा, भारतीय किसान पे तैयार कर लीजिएगा। एक महाकुंभ जो कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है, ठीक है ना, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा, महाकुंभ पर निबंध। ये 6 आप तैयार कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, मतलब पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे ना तो आप जाकर लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, बिल्कुल जाइए, फ्री है आपके लिए। टोटल आप जाइए, बस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे सब पीडीएफ आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है, तो जरूर वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, जाकर आप ज्वाइन कर लें, वहां पे क्लिक करके उसमें जुड़ जाएं। और इंस्टा का भी लिंक है, तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है तो वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। चलिए, बेरोजगारी पर हम करा दे रहे हैं, भारत में बेरोजगारी कारण और निवारण। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए निबंध है, तो समझिएगा। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है,
जहां बड़ी जनसंख्या में लोग रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। यह समस्या मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास और उद्योगों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। बेरोजगारी का उच्च स्तर समाज में असंतोष और आर्थिक समानताओं को बढ़ावा देता है, जिससे विकास की गति धीमी पड़ती है। यह युवाओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि अधिकतर बेरोजगार युवा वर्ग से ही होते हैं। तो ये नॉर्मल हमने परिचय लिखा गया है कि बेरोजगारी क्या होता है, उसका परिचय हमने दिया है। अब हमें जानना है कि कारण क्या है, निवारण क्या है। देखिए हमने जैसे लिखा है ना, ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के लिखना है। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा और कौशल की कमी, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतर लोग सही शिक्षा और कौशल नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे क्या होता है, जिससे अच्छी रोजगार के लिए योजना नहीं होती, ठीक है ना, योग्य नहीं होते। ये आप लिख लेंगे। आर्थिक संकट में क्या लिखेंगे, कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की कमी और आर्थिक मंदी की वजह से रोजगार के अवसर घट जाते हैं, ये भी एक कमी है। फिर से कारण क्या है, अधिक जनसंख्या भी एक कारण है बेरोजगारी बढ़ने का। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, जिससे नौकरियों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है। तो ये कारण है जी। और भी 2 कारण है, यहाँ पे देख लीजिए, और भी कुछ कारण है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए और भी हमने कारण यहाँ पे लिखा गया है, नौकरियों के अवसरों का सीमित होना। नौकरियां क्या भी हैं, जॉब है वो सीमित है, इसके लिए भी कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं, जबकि कुछ नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित ही नहीं हो पाते, तो जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। अगला आता है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन। गांव से शहर जा रहे हैं लोग, तो इसका पलायन भी एक कारण है। अधिक लोग शहर क्षेत्रों में नौकरियां की तलाश में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी पर्याप्त अवसर नहीं होता, तो ये भी कारण है जी। यह मुख्य कारण हमने देख लिया। अगला आता है भारत में बेरोजगारी का निवारण। कैसे हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, इस पर ये खासकर सरकार ऐसा थोड़ी नहीं जानता नहीं है, करते नहीं है जी, ठीक है ना, करते नहीं है। कहें कि नियत होनी चाहिए साफ, नियत मुझे दिख तो नहीं रही है सरकार का, ठीक है ना। सरकार को तो नियत नहीं दिख रही है भैया। जीएसटी टैक्स, मतलब क्या हम कहें, इतना ज़्यादा महंगाई कर दिया है ना, इतना मतलब मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा महंगाई होनी चाहिए, बहुत कर दिए हैं यार, इतना करना चाहिए महंगाई। मतलब मैं कंट्रोल किया हूँ, उस टाइम पे बेरोजगारी पे पढ़ा रहा हूँ, बट कंट्रोल करके मैं चुपचाप हूँ, नहीं तो मतलब दिल से मैं कहूँ ना तो बहुत ही दुख लगता है। अब इस बिहार में क्या हुआ, ठीक है, जानते ही है किसकी सरकार है, वहाँ पे लाठियाँ पढ़ाई गई सभी स्टूडेंटों पर, बीपीएससी के स्टूडेंट हो या अदर कहीं भी। और कहाँ नहीं हो रहा है, प्रत्येक जगह पर जो स्टूडेंट है ना उनको लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। ये सरकार कर क्या रही है, केंद्र सरकार नौकरियां नहीं देंगी, राज्य सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। और जब भी आएंगे जाति और धर्म पे एकदम मतलब लड़वाते जाएंगे भैया। अब बेवकूफ़ तो जनता है यहाँ पे, बेवकूफ़ तो हम लोग हैं कि भैया उसी को वोट देते हैं जो जाति और धर्म पे लड़वाते हैं। अरे भैया आ रहे हैं तो देखिए, उनके भाषण सुनिए, तो उनमें पूछिए नहीं तो उनका भाषण छोड़ के चले जाइए। अगर जाति धर्म कर रहे हैं तो 2 आदमी चिल्लाने लगे तो 10 जो लड़के हैं वो भी चिल्लाने लगे हैं। दुख की बात ये आती है ना कि उसमें युवा वर्ग से ज़्यादा लड़के होते हैं। अरे भैया युवा कहाँ जा रहे हैं आप तो धर्म और जाति पर। पता नहीं बात आप समझ पा रहे होंगे या नहीं, बट मैं दिल से कहूँगा दोस्त, कभी भी कोई भी पार्टी का समर्थन नहीं करना है। जो सही करे उसको सही कहिएगा, और जो गलत करे हमेशा उसको गलत कहिएगा, ठीक है। अगर गलत है तो हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे युवाएं हैं, तो हमें एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हमें सरकार को भी अच्छी चुननी चाहिए, जो हमारे मोस्टली स्कूल पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, इन सभी पर ध्यान दे, ना कि जाति पर, धर्म पर, ठीक है ना, मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदू पर, मुस्लिम पर, सिख पर, ईसाई पर, इन सभी बातों पे उलझाए। ऐसा नहीं करना है दोस्त, समझ रहे हैं ना। चलिए निवारण जान लेते हैं। कोई नहीं, जो समझने वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे।
शिक्षा और कौशल विकास, देखिए शिक्षा और कौशल विकास भी अगर सुधार ले तो सब सही हो सकता है। बच्चों और युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल और आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे बाजारों की मांगों के अनुसार नौकरियां पा सकें। नए उद्योगों की सुरक्षा, नए उद्योगों की शुरुआत, ठीक है ना, नए उद्योगों को ओपन करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए, जिससे रोजगार क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी। यहाँ पे लिखा गया है छोटे और मझले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सके, साथ ही स्टार्टअप और नए व्यवसायों के लिए समर्थन, ठीक है ना, दी जाए। ठीक है, अगला आता है कृषि सुधार। कृषि में सुधार करना चाहिए। कृषि क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि किसानों के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुले। अंतिम हमारा आता है यहाँ पे कि स्वयं रोजगार का अवसर, लोगों को स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे छोटे व्यापार, शिल्प आदि में अवसर दिए जाएं। तो ये सब है जी। आशा करता हूँ कि ये है हमारे कारण निवारण। ज़्यादा हमने अच्छे से समझाने का प्रयास मतलब पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, मैंने भी उतना फोकस नहीं किया। चलिए इस पर क्या करें भैया, याद कर लीजिएगा आप, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लें। चलिए जी, ले लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि कम से कम ये जो टॉपिक हमने कराया है इन सभी को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है दोस्त। यदि आप ही वीडियो देख रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है दोस्त, थैंक यू।